पंजाब में एक आंदोलन चल रहा था और आंदोलन का आधार अंदेशा था। जो भी बात करता था कहता था अभी तो नहीं हो रहा, हमको अंदेशा है। पंजाब में एक आंदोलन चल रहा था और आंदोलन के आधार के रूप में हर कोई व्यक्ति ये कहता था कि हमको एक अंदेशा है। आंदोलन का कोई अंदेशे के सिवा और कोई आधार नहीं था और अंदेशा के बाद वहां की सरकार ने एक संदेशा देना चाहिए था कि जिससे किसानों का भरोसा बने, लेकिन सरकार ने एक बंधेसा दे दिया, यानी वहां के किसानों को और अधिक समस्या की तरफ पहुंचाने का काम कर दिया। जबकि केंद्र सरकार ने उस अंदेशे के बीच में अपनी खरीद, जीरे की, झुन्ने की खरीद, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, एक एक दाना खरीदने की अपनी प्रक्रिया को जारी रखा और उसके लिए जितनी बड़ी राशि 32,000 करोड़ रुपया पंजाब की खरीद पे लगता है, 12,500 करोड़ रुपया हरियाणा की खरीद पे लगता है, उस सब की व्यवस्थाएं करके उसको एक अच्छा संदेशा कि जिससे कोई अंदेशा था वो दूर हो। लेकिन कल पंजाब की सरकार ने इस पे और अधिक समाधान की बजाय भ्रम बढ़ाया। पहला मुद्दा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री उस बिंदु के लिए कानून बनाते हैं जिसकी खरीद केंद्र सरकार करती है। यानी कणक और झुन्ना केंद्र सरकार खरीदती है, एक एक दाना वो खरीदती है, पंजाब सरकार उसके लिए कोई धन नहीं देती। जब वो एमएसपी को परिभाषित करने लगते हैं तो केवल गेहूं और पैडी ही लिखते हैं। जो खरीद पंजाब सरकार को करनी थी मोटे अनाजों की, जिसका पैसा खुद पंजाब सरकार को देना पड़ता, या दलहन और तिलहन का पैसा 25% केंद्र से मिलता है, 75% तक राज्य सरकार को देना पड़ता है, तो दलहन और तिलहन बाकी सभी फसलों की खरीद के बारे में वो पतली गली से निकल गए। इसको कहते हैं कि बिना जिम्मेवारी के बड़ी बड़ी बातें करना। पंजाब सरकार ने पंजाब के किसानों की मक्का खरीदने की, सरसों खरीदने की, किसी ने बाजरा उगाया तो बाजरा खरीदने की, किसी ने मूंग उगाया तो मूंग खरीदने की, दलहन तिलहन खरीदने की और मोटे अनाज खरीदने की कोई जिम्मेवारी अपने पर नहीं ली। अगर सच्चे अर्थों में किसान हितैषी है पंजाब की वर्तमान सरकार, तो बाकी अनाजों की खरीदने की जिम्मेवारी जैसे हरियाणा सरकार खरीद रही है, इस प्रकार से जिम्मेवारी लेती। जैसे हम बाजरा खरीद रहे हैं, जैसे हम मूंग खरीद रहे हैं, जैसे हम सरसों खरीदते हैं, उस मामले में पतली गली से निकल गए बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। दूसरा जो प्रावधान किया, वो प्रावधान भी इस तरह से किया है कि सरकारी खरीद तो होगी, लेकिन सरकारी खरीद के अलावा, ये तो केंद्र सरकार कह रही है सरकारी खरीद होगी एमएसपी पे, कणक की भी होगी, झुन्ने की भी होगी, उसके अलावा कोई प्राइवेट आदमी अगर एमएसपी से कम पे खरीद करता है तो उसको, अगर उसने किसान को कंपेल किया है
प्रेशराइज किया है तो उसको 3 साल की सजा और जुर्माने की बात कही है। तो पहली बात तो यह है कि किसान को कंपेल और प्रेशर वाला विषय कहां से आ गया कि आज भी किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने के बारे में क्या कोई दबाव है? किसान फसल अपनी मर्जी से बेचते हैं, किसी भी प्रकार का दबाव उन पर नहीं होता है। इस प्रोविजन का तब तक कोई अर्थ नहीं है तब तक एक खरीददार, अंतिम खरीददार किसान को नहीं मिले। मान लीजिए कुछ किसानों ने अपना गेहूं रख लिया कि जरूरत के समय बेचेंगे, सरकारी खरीद बंद होने के बाद वो बेचना चाहता है, बाजार डाउन है, सरकार ने शर्त लगा दी कि अगर कोई कम पे खरीदेगा तो 3 साल की सजा है, वो खरीदार नहीं मिलेगा। तो आखिरी खरीदार कौन है? क्या मंडियों में पंजाब सरकार की एक दुकान हर समय सारे साल के सारे महीनों में अंतिम खरीदार के रूप में खुली रहेगी? मैंने मान लो 10 क्विंटल गेहूं रख लिया, मैं समय पे नहीं बेच पाया या मेरी योजना ऐसी बनी कि बाद में बेचूंगा, तो अंतिम खरीदार अगर मेरे लिए उपलब्ध नहीं कराया है तो इस कानून का कोई अर्थ नहीं है। उल्टा अर्थ है कि मैं किसी को बेच ही नहीं पाऊंगा और मैं फंस गया। ये बंदेसा है, फिर ये किसान को बांधने वाला है। उसको जरूरत के समय में अगर बेचना पड़ गया अपना अनाज तो उसको कोई ग्राहक ही नहीं मिलेगा। जब तक सरकार पूरे समय के लिए, क्योंकि सरकारी खरीद 1 महीना 1.5 महीना चलती है, उस समय केंद्र सरकार खरीदती है, लेकिन उसके बाद का क्या? क्योंकि कानून बाद के समय में काम करेगा, सरकारी खरीद तो हो ही रही है। प्राइवेट व्यक्तियों के बाद आदमी बाद के समय में जाता है, तो उस समय उसको कौन खरीदार मिलेगा? और कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो अंतिम गारंटी सरकार को लेनी चाहिए कि हमारी एक सरकारी दुकान खुली रहेगी और हर समय हम उस पर खरीदेंगे। अगर ऐसा प्रोविजन अगर नहीं किया गया है तो इसका मतलब है कि ये कानून केवल और केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल शब्द। बहुत सारे चीजों का दुरुपयोग होता है, इसमें भी दुरुपयोग की संभावनाएं भी छुपी हुई हैं। मान लो आपसी रजामंदी से किसी आदमी ने जरूरत के समय किसी किसान ने किसी व्यापारी को अपना अनाज बेच दिया, लेकिन बाद में वो उसकी एफआईआर भी करा सकता है कि मेरा जबरन ले लिया गया। मुझे लगता है कि पंजाब के सारे आड़तियों के खिलाफ, पंजाब के सारे ट्रेडर्स के खिलाफ इस तरह की एफआईआर होने की संभावनाएं खोल दी गई हैं। इस कानून से पंजाब के सारे व्यापारियों के खिलाफ, जो भी अनाज के व्यापारी हैं, जो भी, क्योंकि ये बहुत सारा व्यवसाय विश्वास पे चलता है। मुझे मालूम है मेरा व्यापारी, मेरा मंडी में बैठा हुआ आड़ती, मेरा खरीदार पहले ले लेता है किसान से, सरकारी नंबर उसका 10 दिन बाद आता है, 15 दिन बाद आता है, तब वो सरकार को देता है। कई बार पेमेंट भी वो किसान को पहले दे देता है। ऐसे सारे मौकों के लिए एक अवसर खोल दिया कि पंजाब के सारे व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर होने का एक रास्ता इस कानून के माध्यम से खोल दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि ये समाधान नहीं है, ये एक नया बंधन है, नया बंधेसा है इस अंदेशे के बाद, जो केवल और केवल मैं कहूंगा कि शब्दावली से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इसमें जो कोर्ट का रास्ता खोला है, कोर्ट भारत में स्वतंत्र हैं,
भारत की कोर्टों में आप टाइम टेबल फिक्स नहीं करा सकते, इसलिए केंद्र सरकार ने रास्ता दिया था एसडीएम और डीसी का, और उसको टाइम बाउंड दिया था। कई बार न्यायालयों में तारीख के लिए आप बंदिश नहीं डाल सकते, आपको तारीख कब मिलेगी। मान लो किसी मसले पर कोर्ट ने स्टे दे दिया दोनों पार्टियों के बीच में, तो किसान खेती कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? स्टेटस क्यों दे दिया? एक नई प्रकार की, उसमें स्टे और स्टेटस क्यों का प्रयोजन नहीं है, उसमें केवल उनके आर्थिक समाधान का विषय है। लेकिन इस नए कानून को उस तरफ ले जाने के कारण से एक नई प्रकार की समस्या में उलझाने का भी ये काम करेगा। इसलिए ये सारी व्यवस्था जिसको समाधान के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए था, मैं कहूंगा कि केवल और केवल किसानों की परेशानी बढ़ाने वाला है। जो केंद्र कानून लेकर आया था, उन कानूनों में किसी के लिए कोई दबाव नहीं था, उनको व्यवहार में लाना किसी के लिए प्रेशर नहीं था। वो तो मर्जी की बात थी, कोई किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता तो करे, नहीं करना चाहता तो नहीं करे। कोई किसान कॉर्पोरेट खेती में जाना चाहता है, वो कोई अपना कोई ठेका करना चाहता तो करे, ना करना तो ना करे। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बंधनकारी आ गई हैं, जहां किसान को यह बंधन हो गया कि मौके पर फसल अगर उसने बेचने की कोशिश की सरकारी खरीद होने के बाद, तो खरीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और खरीदार नहीं मिलेगा तो उसकी फसल का क्या होगा जो उसने अपने पास रख ली थी। दूसरा, मैंने बताया कि व्यापारियों के लिए एफआईआर का रास्ता खुल गया। जो आपसी लेन देन अपने भरोसे के बीच में होता था, एक कितनी एफआईआर होने का रास्ता खुल गया। तीसरे, मैंने बताया कि खरीद का इंतजाम करना चाहिए था मोटे अनाजों का, दलहन और तिलहन का, बाकी फसलों का उसके मामले में पतली गली से निकल गए, जबकि पड़ोसी स्टेट जो है हरियाणा राज्य हर फसल की खरीद कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रो फार्मर होने का जेस्चर नहीं है, ये जेस्चर तो किसानों को और अधिक परेशानी देने वाला है, जो आने वाले समय में पंजाब के किसानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। दूसरा विषय मुझे आपसे साझा करना है। बड़ौदा में चुनाव है, सभी पार्टियों के उम्मीदवार आ गए हैं। हमने पिछले आम चुनाव में 3 खिलाड़ियों को मौका दिया था, और तीनों खिलाड़ी बहुत नामी गिरामी खिलाड़ी थे, वैश्विक पहचान, अंतर्राष्ट्रीय पहचान के खिलाड़ी थे। 2 कुश्ती के थे, एक हॉकी का था। कुश्ती में भी एक महिला खिलाड़ी थी, एक पुरुष खिलाड़ी था, बबीता फोगाट महिला कुश्ती में थी, योगेश्वर दत्त पुरुषों की कुश्ती में थे, संदीप हमारे हॉकी के कैप्टन थे, संदीप जीते, हमने उनको खेल मंत्री बनाया। लेकिन बबीता और योगेश्वर दत्त विधानसभा नहीं पहुंच सके थे, इसलिए हमने फिर से खिलाड़ी को मौका दिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है और एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, देश का मान है, प्रदेश का मान है, इलाके का मान है। इसलिए आप सबके माध्यम से भी मैं, क्योंकि आपकी अपील भी सब जगह पहुंचती है, ये अपील करना चाहता हूं कि एक योग्य खिलाड़ी को विधानसभा पहुंचाएं। ये खिलाड़ियों के लिए दिया गया बहुत बड़ा अवसर है, बल्कि प्रतिपक्षियों को भी जिस प्रकार से एक अच्छे खिलाड़ी को सम्मान देते हुए उसको विधानसभा पहुंचने का अवसर देना चाहिए। पहली बार मैंने देखा कि लोग फार्म भरवाने तो जाते हैं, फार्म उठवाने का फोटो मैंने पहली बार देखा। इस लेवल पर नहीं उतरना चाहिए। इससे पहले शायद मीडिया ने भी ऐसा कोई फोटो नहीं देखा होगा। फार्म उठाने वाले लोग चुपचाप जाते थे, अगले दिन अखबार में खबर आ जाती थी या एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाइन आ जाती थी कि इतने उम्मीदवार बचे, इतनों ने फार्म उठाया। हमारा एजेंडा हमारे
खिलाड़ी का व्यक्तित्व, उसकी आन बान शान और बड़ौदे का विकास है, और उसी रास्ते पर हम चुनाव में जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी आर्थिक जिम्मेवारी लेने से कैप्टन साहब ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा 60,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार या राज्य सरकार वहन नहीं कर सकती, और वो आर्थिक जिम्मेवारी से पतली गली से निकल गए हैं। मतलब आर्थिक जिम्मेवारी केंद्र की है, कानून आपका है। आप कुछ आर्थिक जिम्मेवारियां लेते, कणक और इसकी जीरे की आर्थिक जिम्मेवारी केंद्र सरकार उठा रहा है, एक एक दाना खरीद रहा है। केंद्र सरकार कह रही है कि हम इसको ऐसे ही एक एक दाना खरीदेंगे, एमएसपी पे खरीद यूं ही जारी रहेगी, कोई उसमें चेंज नहीं किया है, सीएसीपी के कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया है। और ये तो मोटे अनाजों की भी जिम्मेवारी लेने से निकल गए, और दलहन और तिलहन की जिम्मेवारी लेने से भी निकल गए। जहां तक कितने भी अच्छे सुझाव आते हैं, वो सुझाव हमने भी दिए, और अभी जो इनके नियम बनने वाले हैं, सब अच्छे सुझावों को हमेशा, क्योंकि सारे के सारे कानून समाधान के लिए होते हैं, फैसिलिटेशन के लिए होते हैं, किसानों की बेहतरी के लिए होते हैं। कोई भी कानून कभी भी किसी प्रकार की समस्या बनने वाला नहीं होता है। और वहां भी जो कानून आए हैं, उन्होंने एक रास्ता दिया है। उनको मालूम है कि मेजोरिटी में फार्मर अभी भी मंडी जाएगा, एमएसपी पे बेचेगा। हमने जो थोड़े से प्रगतिशील किसान हैं, एफपीओ चलाने वाले किसान हैं, उनके लिए एक रास्ता दिया है। और एक रास्ता किसान को यह दिया है कि अगर वो अपने खेत में से सामान बेचे तो मंडी अधिकारी उसको तंग नहीं करे, क्योंकि मार्केट फीस शून्य की है, सभी राज्यों में की है। अब पंजाब में अगर कोई बिक्री और खरीद करेगा, जैसे आपने सवाल उठाया, तो मंडी अधिकारी वहां पहुंच जाएगा कि आप मेरी फीस दीजिए। तो हरियाणा का किसान, देश का किसान इस मामले में आजाद हो गया कि वो घर से बेच सकता है, वो अपने खलिहान से बेच सकता है, वो अपने खेत से बेच सकता है। कोई मार्केटिंग का अधिकारी उसको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन पंजाब फिर से इस बात को ले आया है, अगर वो ऐसी बिक्री करेगा तो मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी जाकर उससे उस प्रकार की फीस वसूली के मामले में काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक आजादी मिली थी, उसको फिर से बंधन में तब्दील करने का काम किया है। नहीं, जब उसको बदला ही नहीं है, पहले से एमएसपी पे खरीद जारी है। केंद्र सरकार ने बार बार, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एमएसपी पे ऐसे ही खरीद जारी रहेगी, और जिस प्रकार का प्रोविजन कैप्टन अमरिंदर ने किया है, उसके कारण से, जैसे मैंने यहां बताया, समस्या उत्पन्न होगी, वैसे ही समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जैसे अब बाजरा हम खरीद रहे हैं 2150 के भाव में, जब हम बाजरा वापस बेचेंगे तो बाजरे का ये भाव नहीं बचेगा, बाजरे का ये भाव नहीं बचेगा। तो खरीदार अगर उसमें लिख दिया गया 21 से 50 से कम कोई भी खरीद नहीं सकता, तो किसी के यहां बाजरा बच गया तो उसको खरीदार कहां से मिलेगा? और सरकार उस बाजरे को वापस नहीं बेचेगी तो करेगी क्या? और सरकार ने एक रिसाइकलिंग का रास्ता खोल दिया तो सारा वही काम चलता रहेगा हर समय, तो वो व्यवहार्य नहीं है। हम सरसों खरीदेंगे सरकारी खरीद में एमएसपी के भाव पर, 1 लाख क्विंटल का तेल निकालेंगे, बाकी तो वापस बेचेंगे। जब वापस बेचेंगे तो मार्केट डाउन आएगी। मार्केट डाउन आएगी कि आपने बंदिश लगा दी, मैंने 10 क्विंटल सरसों अपने घर में रखी हुई है, मैं बाद में बेचना चाहता हूं, मेरा इच्छा तो ये थी भाव बढ़े, मान लो नहीं बढ़ा, बेचना तो मैं तब भी चाहता हूं, तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि व्यापारी को अगर मंडी में सस्ती मिलती है, ट्रेडर के यहां सस्ती मिलती है, तो मेरी किसान की क्यों खरीदेगा? इसलिए वो जो आप बात कर रहे हो, वो प्रोविजन कहीं ना कहीं किसानों को संकट में डालने वाला है, जैसे इस प्रोविजन ने किसानों को संकट में डालने वाला बन नहीं। एमएसपी पर सरकारी खरीद जो की त्यों जारी रहेगी, जो 1-1.5 महीने तक चलती है जरूरत के हिसाब से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। केंद्र ने जो कानून बनाए हैं वो वैसे ही स्वैच्छिक हैं, वो किसी पर बंधनकारी नहीं हैं। केंद्र के कानून सारे स्वैच्छिक हैं। कोई किसान फायदा लेना चाहता है तो लो, नहीं लेना चाहता है तो मत लो। लेकिन उसका अंतर क्या आएगा? वैसे तो आप धीमान जी बता रहे हैं, आप सब समझदार लोग हो, जब कॉन्करेंट लिस्ट में भी कोई कानून आता है दोनों में, तो हमेशा केंद्र का कानून प्रिवेल करता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसको एक बार मान लिया जाए हाइपोथेटिकली,
तो जो किसान आकर पंजाब में अपना माल बेचना चाहता है बाहर से, अगर इन्होंने हर जगह फीस लगा दी है तो उसको वो आजादी नहीं बची जो हरियाणा में है, उसको वो आजादी नहीं बची जो उत्तर प्रदेश में है, जो दिल्ली में ले जाके बेचने की है। तो ये किसानों के लिए फिर अपने घर से बेचने की जो आजादी, अपने खेत खलियान से बेचने की जो आजादी हरियाणा के किसान को है, वो पंजाब के किसान को नहीं रहेगी। उसके लिए बंधनकारी हो गया। नहीं, अच्छा भी मिल सकता है। सरकारी खरीद आपके लिए खुला हुआ हमेशा हाईवे है। आप सरकारी खरीद के समय सब किसान अपनी कणक, अपना धान, जीरी बेचते हैं, परंपरा यही है। सरकारी खरीद अब बाजरे की चल रही है, सब अपना बाजरा बेचेंगे। लेकिन जब सरकारी खरीद बंद हो जाएगी तो उसके बाद दोनों पोजीशन होती हैं हमेशा ही, भाव ऊपर भी जाते हैं, कई बार कम फसल होती है तो भाव नीचे भी आते हैं। ये हमेशा से ही है, कोई नई बात नहीं हो रही है। तो इसलिए गारंटी के लिए खरीदार चाहिए ना। गारंटी की आप गारंटी दे रहे हो और आपने खरीदार नहीं दिया हर समय के लिए, तो गारंटी किस काम की। इसलिए पंजाब की ये जो गारंटी है, बिना खरीदार दिए, हमेशा का खरीदार दिए बगैर ये गारंटी जो है ये बेमानी है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये मीनिंगलेस है। नहीं, सरकार केवल अपने नहीं, अपने टाइम के खरीद के समय की ही सरकार का एक खरीद का सीजन चलता है, सरकार उसी समय सारा खरीदती है। और सरकार क्यों खरीदती है ये मीडिया को समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए। सरकार बाजार भाव से ऊंचे पैसे एमएसपी से किसान को मिले इसलिए खरीदती है। आज हम जो बाजरा खरीद रहे हैं, राजस्थान और पंजाब में भाव 1200-1300 है, हम 2150 खरीद रहे हैं। ये गैप किसान की जेब में जाए इसलिए खरीद रहे हैं। बाजरे का हमने कोई उपयोग नहीं करना, बाजरे को हम वापस बेचेंगे, कई बार सस्ते दाम पर भी बेचते हैं, एक पीरियड में खरीदते हैं, अब सस्ते दाम पे हमने उसको वापस बेच दिया तो बाजार तो डाउन जाएगा ना फिर। तो इसलिए उसको हर समय मेंटेन करके नहीं रखा जा सकता। सरकारी खरीद के समय एक एक दाना खरीद की जिम्मेवारी ली जा सकती है। जितने लोग उसको सरकारी खरीद में लेकर आते हैं वो जिम्मेवारी पहले भी थी। 2 फसलों की केंद्र ने ले रखी है, हरियाणा ने बाजरे की भी ले रखी है और सरसों की भी ले रखी है, और अब मूंग भी खरीद रहे हैं। नहीं, हम तो कहते हैं कि राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी है। जैसे हरियाणा ने बाजरा खरीद की जिम्मेवारी उठाई हुई है, सरसों खरीद की जिम्मेवारी उठाई हुई है, राजस्थान सरकार बाजरा इधर सरक के आ रहा है, अपना खरीदे ना। अपने किसानों को राजनीति करने की बजाय अपने स्थानों किसानों की आमदनी बढ़ाए पंजाब सरकार, राजनीति करने की बजाय अपने किसानों की आमदनी बढ़ाए राजस्थान सरकार, आमदनी बढ़ाने की बजाय राजनीतिक पैतरेबाजी में फंसे हुए हैं और अपने किसानों का नुकसान कर रहे हैं। आपका बहुत अच्छा सुझाव है, किसान ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, किसान हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, किसान फ्लोरिकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, किसान ने काफी परिवर्तन किए हैं और गेहूं में भी किसान 306 उगा रहे हैं, देसी गेहूं उगा रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। और ये जो नए कानून लाए थे वो ऐसे परिवर्तनों के लिए ही स्वामीनाथन साहब की सिफारिश थी, उसी के लिए लाए थे, उसी के लिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए प्रोविजन केंद्र सरकार ने किया है। जो रास्ता आपने बताया उसे रास्ते पर बढ़ने की बात इसमें थी। चौधरी छोटू राम ने कहा था कि सरकार में रहे बगैर आप किसी का भी भला नहीं कर सकते। अगर किसान का भी भला करना है तो सरकार के बीच में रह के करना है, सरकार में रह के करना है। हम सड़कों पर नारे लगाते थे स्वामीनाथन लागू करो, सरकार में नहीं थे, हम नहीं कर पाए। जब सरकार में आए तो अपने घोषणा पत्र में लाए और हमने स्वामीनाथन लागू किया, हमने बीमा लागू किया, हमने 6000 रुपए सीधे किसानों के खाते में दिए। आप बाहर से केवल राजनीति कर सकते हो, भला नहीं कर सकते। हम सरकार के बीच में हैं, किसानों के भले के ट्रस्टी हैं। एमएसपी यूं ही मिलेगा, मंडी यूं ही चलेगी, फसलें यूं ही जोखिम फ्री होंगी, 6-6 हजार ऐसे ही खातों में मिलेगा। किसी ने राजनीति करने के लिए बाहर नारे मारने है, उसकी मर्जी है। भला करती है, कानून बनाती है, इंप्लीमेंट करती है तो सरकार करती है। हम कर रहे हैं और हम इस काम के ट्रस्टी हैं, कर रहे हैं।